हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का बुक का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा आप उसी भी जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद मैंने बताया कुछ फ्यूल प्रिंसिपल्स था और अब हम बाकी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to concentration of authority or power in the few hands at the top level. Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. According to Fayol, a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be combination of both depending upon the nature and size of the organization. सेंट्रलाइजेशन बोलता है कि जो पावर्स है वो फ्यू हैंड्स में होता है, मतलब सिर्फ टॉप लेवल में पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर, उसमें सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स जो है सारी भी बटा हुआ है, सब लेवल्स में बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल में पावर है, सिर्फ मिडिल लेवल में पावर है, सारी लेवल्स टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल में पावर्स बटा हुआ है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और फ्योल बोलता है कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी पूरा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए या पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिपेंड होना चाहिए किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या साइज है ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेनिफिट्स होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। सेकंड, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। कोई भी फास्ट डिसीजन होना चाहिए ऑपरेशनल लेवल के, कुछ भी डिसीजन जल्दी ले सके, और जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है वो टॉप लेवल के पास ही रहना चाहिए। कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दे, रिजल्ट में डिले हो सकता है, जल्दी काम नहीं होगा। सेकेंड, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। या फिर पूरा डिसेंट्रलाइजेशन अगर हो जाए तो एम्प्लॉयज मिसयूज करेगा अपना ऑथोरिटी को। चलिए अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। द मेजर डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्लान्स, पॉलिसीज कैन बी सेंट्रलाइज्ड, बट देयर कैन बी पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द activities of routine work such as purchase of raw material, fixing targets of worker etc. हाँ, ये होना जरूरी है। क्यों? जैसे सेंट्रलाइजेशन होगा तो वो क्या देखेगी, क्या गोल्स है मेरा, क्या प्लान है मेरा, क्या पॉलिसीज है, वो उसमें सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और जो भी रूटीन वर्क है जो हमेशा काम होता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज किए, रॉ मटेरियल सेल किए, टारगेट कुछ फिक्स करो वर्कर का, तो वो तो रूटीन वर्क हो गया, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन रहना चाहिए। क्यों? ये फास्ट डिसीजन है, ये तुरंत ले सके, उसमें ये नहीं है कि ये भी डिसीजन लेने के लिए टॉप में जाना पड़े, तो डिले होगा डिसीजन के लिए, मिस अच्छे से बहुत डिले हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी or chain of superior from highest to lower rank. Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. Every information must pass through every key in this chain. No skipping of any one key should be allowed. इसका मतलब ये होता है कि जो ये चेन है सुपीरियर का, वो हाईएस्ट टू लोअर रैंक फॉलो होता है, और ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? सारी इंफॉर्मेशन सारी की में पास होना चाहिए, और ये चेन कभी भी कोई भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ई वॉन्ट्स टू कॉन्टेक्ट टू ओ, अगर ई ओ से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो ई को पहले डी में जाना चाहिए, फिर सी में जाना चाहिए, फिर बी, फिर ए, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। मतलब कि ये सारी कुछ भी इंफॉर्मेशन सारे को पास हो रहा है, सारे को पता चल रहा है कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसके बाद ई ओ से मीट करता है, ई का जो इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद ओ को पता चलता है। कैसे? ई पहले डी के पास जाएगा इंफॉर्मेशन, डी का इंफॉर्मेशन सी के पास जाएगा, सी से बी, बी से ए से एल, एल से एम, एम से एन, एन से ओ। उसके बाद ई जो इंफॉर्मेशन बतलाना चाहता है उसके बाद ओ के पास आएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगर कुछ इमरजेंसी हो तो अगर ई डायरेक्ट ओ से बात करना चाहता है
तो उसको उसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ये डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता उसे, उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? फर्स्ट, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का। सेकंड, नो कम्युनिकेशन गैप इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? सबको पता चल रहा है क्या इंफॉर्मेशन है। कंसिक्वेंसेस, देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारे को पता नहीं ना चल रहा इंफॉर्मेशन, क्यों? स्केलेटन फॉलो नहीं हो रहा है। और नो क्लैरिटी इन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी नहीं हो रहा ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चल। एग्जाम्पल क्या, चलिए देखते हैं। Nowadays in school, students or parents can file their complaint or request to the respective class teacher, and if needed, class teacher may discuss the issue with head of the department followed by vice principal, and if the issue is extremely serious, it may taken to the principal. Which principle of management is indicated here? Explain it with its exception. इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो हो रहा है, क्यों? स्टूडेंट का कुछ भी मैटर है वो पहले वो टीचर से जाके कांटेक्ट करता है, से टीचर से अगर हैंडल नहीं होना तो वो वाइस प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल से अगर हैंडल नहीं हुआ तो वो प्रिंसिपल के पास ही है। तो ये डायरेक्ट फ्लो इंफॉर्मेशन जा रहा है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। ये कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है ना कि स्टूडेंट सीधा प्रिंसिपल के पास जाए, नहीं, वो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। In this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of men and material that has a fixed place for everything and everyone in the organization. ये प्रिंसिपल बोलता है कि ऑर्डर मतलब कमांड नहीं होता है, मतलब कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए हर चीज़ का, हर मटेरियल हो जाए, जैसे ह्यूमन भी हो जाए या कुछ भी मटेरियल हो, तो उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट हो कि अगर कुछ भी चीज़ हम चाहेंगे वो तुरंत हमको मिल सके। इसका मतलब होना चाहिए, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम का जब हम लोग कुछ भी सामान खोजे या कोई एम्प्लॉय को खोजे। सेकेंड, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड सिस्टमेटिक। कंसिक्वेंसेज, फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, अगर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है तो वेस्ट होगा टाइम एनर्जी सर्च ऑफ मटेरियल में कुछ भी चीज को ढूंढने। सेकंड, नॉट एबल टू कांटेक्ट पीपल एट राइट टाइम, और सही टाइम में कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे, डिले हो। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, chalks in a library and administrative file in the staff room. Which principle of all is violated in this? Principle of order. क्यों? क्योंकि बुक्स का है एक राइट प्लेस जो कि ऑफिस में रखा था, चॉक्स जो लाइब्रेरी में रखा था, और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल स्टाफ रूम। ऑर्डरली अरेंजमेंट है, अगर कुछ भी चीज़ हमको चाहिए तो अच्छे से मिल जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Equity refers to kind, fair and just treatment to the employees. Employees will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. ये प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विटी मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि काइंड है, फेयर है, और जो अच्छा ट्रीटमेंट हो एम्प्लॉयज को, अच्छे से बात करते बोलते हैं इक्विटी है, इक्वल जस्टिस रहा सारे एम्प्लॉयज में। और एम्प्लॉयज तभी अपना मैक्सिमम एफर्ट देगा जब वो काइंडनेस और जस्टिस से ट्रीट हो, मतलब इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए तभी एम्प्लॉयज अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देगा। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड। फर्स्ट, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो होगा तो, क्यों? सबको काइंड एंड फेयर जस्टिस मिल रहा है। सेकंड, मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, और मोटिवेट करो एम्प्लॉयज को, बूस्ट अप करो एम्प्लॉयज का मोरल। कंसिक्वेंसेज, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। फर्स्ट, डिससैटिस्फैक्शन, और एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड होगा, क्यों? एम्प्लॉयज को फेयर जस्टिस नहीं मिल रहा है, सारों को इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा है। सेकेंड, इंक्रीज इन टर्नओवर भी इंक्रीज होगा, क्यों? इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा है, काइंडनेस उसको नहीं मिल रहा है, इसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए टर्नओवर इंक्रीज करेगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फ्यूल इंसिस्ट दैट गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज who should be treated as fairly as possible. Identify the principle of management. इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्यों? फेयरनेस हो रहा है एम्प्लॉयज के साथ, ट्रीटेड फेयरली हो रहा है एम्प्लॉयज एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो रहा है उसको
काइंडनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जस्टिस उसको हो रहा है, फेयर ट्रीट किया जा रहा है। नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। According to this principle, the management must provide the feeling of job security along with the employees. Because the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. ये प्रिंसिपल बोलता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को ये जॉब सिक्योरिटी कि वो अपना जॉब छोड़ के नहीं जा सके, क्यों उसे ये नहीं लगे कि वो इनसिक्योर है इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने से, और एम्प्लॉयज अपना मैक्सिमम नहीं दे सके। अगर वो सिक्योरिटी मिल जाए तो अपना एम्प्लॉयज अपना मैक्सिमम देगा और वो अच्छे से करेगा। पॉजिटिव इफेक्ट, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेगा। सेकेंड, नो वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का वेस्ट भी नहीं होगा, टाइम का भी वेस्टेज। Consequences, first, wastage of resources in learning new job। अगर बार बार एम्प्लॉयज अपना काम छोड़े, क्यों सिक्योरिटी ही नहीं मिल रहा है, इनसिक्योर हो रहा है एम्प्लॉयज, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्यों वो बार बार न्यू काम उसको सिखा रहा है। सेकेंड, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फैक्शन होगा। अब एक एग्जाम्पल लेके चल। फ्योल पॉइंट्स आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर in one of his principle of management. Name that principle. Stability of tenure of person. क्यों? फ्योल बोलता है कि एक डेंजर होता है लेबर टर्नओवर के लिए, क्यों अगर एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी मिलेगा तो टर्नओवर नहीं होगा, तो सिक्योरिटी नहीं रहेगा एम्प्लॉयज का तो टर्नओवर बहुत इंक्रीज कर सकता है। 13, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव refers to taking the first step with self motivation. Friol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing the. Initiative मतलब होता है मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। क्या एम्प्लॉयज डिसीजन ले सकता है? फ्योल बोलता है कि एम्प्लॉयज को भी अपॉर्चुनिटी दो कि वो कुछ इनिशिएटिव ले, मतलब कुछ डिसीजन ले कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट, डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देम। एम्प्लॉयज को फीलिंग दो कि हाँ वो भी एम्प्लॉयज में है, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम, और एम्प्लॉयज अपना टारगेट अच्छे से अचीव। कंसिक्वेंसेज, फर्स्ट, एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क इन द बेस्ट एज देयर एबिलिटी। अगर वो उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा अपने बारे में बोलने के लिए, क्या ऐसे भी कर सकते, तो वो तो अपना बेस्ट देगा ही नहीं, उसको लगेगा कि हम तो कुछ है ही नहीं अपना ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड, डीमोटिवेशन, और एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेशन। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्यों वर्कर्स इनकरेज कर रहा है, इनकरेज होता है, क्यों डेवलपमेंट में प्लान्स को एग्जीक्यूट करने, प्लान को डेवलप करने। 14, लास्ट प्रिंसिपल बट नॉट द लीस्ट, spread the cost. Management must encourage and promote team spirit, unity and harmony. This will bring coordination and cooperation in organization. A manager should replace I with. Management में बोला जाता है कि वो टीम स्पिरिट को लेके चलता है, यूनिटी रहना चाहिए, हार्मोनी रहना चाहिए, उससे कोऑर्डिनेशन बनेगा, कोऑपरेशन बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैनेजर बोलता है कि आई से रिप्लेस करो वी को, आई मतलब सिंगल, वी को मतलब सब लेके चलते, मतलब टीम स्पिरिट। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट, डेवलप टीम स्पिरिट डेवलप करो। सेकंड, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, अचीव करो ग्रुप गोल। कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट, टीम गोल मे नॉट बी अचीव्ड, टीम गोल अचीव नहीं हो सकता है, क्यों टीम स्पिरिट ही नहीं है, यूनिटी ही नहीं और हार्मोनी ही नहीं, इसीलिए। सेकंड, नो टीम स्पिरिट और मोर स्ट्रेस, टीम स्पिरिट नहीं है या तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी इन ऑल हिज कंजर्वेशन टू इनकरेज टीम स्पिरिट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉज। क्यों मैनेजर बोलता है कि मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी, इसमें बस ये एक ही चीज याद रख लीजिए, आई विथ वी मतलब स्पिरिट डिकॉज।